Hello friends, I Anil sir. Welcome to my YouTube channel, Anil sir Psychological Hub. Today I present here for an important theory, very important theory of educational psychology, educational pedagogy, like Kohlberg theory of moral development. Today I will discuss about everything of Kohlberg theory of moral development. What is moral development? What is moral? What is morality? How many stages in this theory, etc. etc. दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग के जो थ्योरी है, कोहलबर्ग का एक नैतिक विकास का जो सिद्धांत है। इससे दोस्तों आपको पता होगा, आप लोगों ने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, चाहे वो आपने सी टेट का प्राइमरी लेवल देखा हो या जूनियर लेवल देखा हो या फिर यूपी टेट हो, टीचिंग एग्ज़ाम का कोई भी, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक KVS PRT हो, KVS TGT हो, PGT हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का वो TGT हो, हर एक एग्ज़ाम में कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इवन देन आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एमएड एंट्रेंस के, लाइक BHU, विद्यापीठ, कानपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, DU, हर एक यूनिवर्सिटी में जो भी एमएड के एंट्रेंस होते हैं उस एमएड एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों आज मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने के लिए आया हूँ, इसमें एक भी पॉइंट दोस्तों मैं आपका नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फिर दोबारा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और 100% आपको इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दोस्तों मैं ये जो वीडियो कंप्लीट होगा, इसके बाद अगली वीडियो जो हम लेकर के आएंगे आपके साथ, उस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन भी देंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके उसी में से क्वेश्चंस आते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उससे एक आपको पैटर्न भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस सन में आया? 1958 में। इससे क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया 1958, 1957, 1956, 1955, तो किस में होगा? 1958 हो जाएगा। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? वह मनोविज्ञान के किस एस्पेक्ट पर बल देता है? तो वह बल देता है नैतिक विकास पर, मोरल डेवलपमेंट पर। दो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अब दोस्तों कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, कोहलबर्ग ने एक एक चीज को हम देखते जाएंगे। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है? अवस्था सिद्धांत। ठीक है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में बांटा है। जो इसके स्टेजेस हैं, इनके अनुसार 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। उन्हें सार्वभौमिक कहा जाता है। सार्वभौमिक का क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक का तात्पर्य है कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य ही गुजरता है। कोई भी बच्चा हो, दुनिया का कोई भी बच्चा जो इस धरती पे आया है और वह जीवित है, वह इन अवस्थाओं से होकर के ही गुजरेगा। इससे वह बच नहीं सकता या उसे स्किप नहीं कर सकता। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता।
इनके सिद्धांत का ये जो मूल है, जिस्ट है, जिसको एक स्लाइड में हमने पूरा पिरो दिया है, आप इनको समझ लेंगे तो आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी आगे इसके डिटेल में हम लोग चलेंगे। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। जो नैतिक विकास की नैतिक विकास की जो अंतिम अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। हम देखेंगे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल जो पीरियड होती है, पोस्ट कन्वेंशनल वाली, उसमें कोई नहीं पहुंच पाता है या बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर जगह होती हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ नया नहीं बताया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके जो 6 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं, उसको एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। कि पहली जो अवस्था होती है उनकी, वो पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज इसको कहा जाता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 स्टेजेस इनबिल्ट होती हैं। पहली स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, इसको हम हिंदी में ईगो को जो है अहम भी कहते हैं, इसको अहम की अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों दूसरा जो सिद्धांत है इनका, यानी दूसरी जो अवस्था है वो परंपरागत अवस्था है, कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 2 अवस्थाएं और ऐड है। प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ओके, और इनकी जो तीसरी अवस्था है, इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 2 अवस्थाएं और होती हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और इंटरेक्शन स्टेज। ओके, चलिए दोस्तों एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज किसे कहते हैं? जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की मानी जाती है। इससे 2 अवस्थाएं होती हैं। ओके, वो तो हमने बता दिया आपको पहले ही। प्री कन्वेंशनल पीरियड में होता क्या है? इसमें होता है कि हमारे माँ बाप ने जो हमें बता दिया, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमसे जुड़े हुए लोगों ने हमें जो बता दिया, हम जब बहुत छोटे होते हैं तो उस समय हम कुछ भी नहीं तर्क कर पाते। उस समय हमको अगर किसी ने कह दिया कि इनका पैर छूना है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, वहाँ पे हम तर्क नहीं करते, हम बस छू लेते हैं। फिर धीरे 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 हमारे अंदर वो एक गुण डेवलप होता जाता है कि जो भी बड़े होंगे हमको उनका पैर छूना ही है या हमको उनका अभिवादन करना है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो कुछ हमें राय दे देते हैं, उसी राय के आधार पर हम अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हैं और वहीं से हमारी नैतिकता डेवलप होनी शुरू हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। कहने का मतलब यह है कि वो बालक जो होता है, वो अगर कोई व्यवहार नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा, जो कि बहुत छोटा है बच्चा। तो जब छोटा है, पहली स्टेज है, तो पहली स्टेज में अगर किसी ने कह दिया, उसके पापा ने या मम्मी ने कह दिया कि बेटा चाचा आए हैं उनका पैर छू लो, अब बेटा इसलिए नहीं जाएगा वो पैर छूने क्योंकि वो उसकी आज्ञा मानता है, तुरंत वो आज्ञा नहीं मानता है। वो क्या करता है, डर के कारण जाता है। वो डर के कारण कोशिश करेगा कि वो अच्छा व्यवहार करेगा, जिससे उसको रिवार्ड मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। यानी बच्चे से जब कहा कि चाचा आए पैर छू लो, तो बच्चा जब पैर छूने चला जाता है तो फिर ठीक है भाई, वो इसलिए नहीं जाता है कि बच्चा आज्ञा मानता है, बच्चा इसलिए जाता है क्योंकि वो डरा हुआ है।
और उसके डर को ही हम क्या कहते हैं, उसकी नैतिकता का प्रथम स्तर कहने लगते हैं, और उसका विकास भी उसी स्तर से होने लगता है। बच्चा सोचता है कि बंद से बचने के लिए, यानी जो दंड है, बंद नहीं है सॉरी, यहाँ पे दंड होना चाहिए, ये जो टाइप करने में थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है, ये 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 दंड है। ओके, दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड या पुरस्कार से करता है। दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, या हो जाएगा ये, या दंड या पुरस्कार से करता है। यानी अगर वो व्यवहार करता है, व्यवहार करने के बाद उसको अगर प्रशंसा मिल जाती है, देखो मेरा बेटा है, इसको देखो हमने कैसा संस्कार दिया, तो बच्चे का अगर तारीफ उसको सुनने को मिल जाती है, या उसको मिठाई मिल जाए, या उसको टॉफ़ी मिल जाए, कुछ भी उसको अगर रिवॉर्ड मिलता है, तो उसको उसके अंदर जो नैतिकता का विकास होता है वो डर के कारण और पुरस्कार के कारण होता है। इसलिए प्री कन्वेंशनल स्टेज में दंड एवं आज्ञाकारिता की अभिमुखता पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो या अहम की अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। ठीक है, इस अवस्था में चूंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो बच्चे को जो अच्छा लगता है वो वही करने का प्रयास करता है, वो किसी की बात मानता नहीं है जल्दी। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी कर दे। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा, आपने उससे पानी मांगा तो पानी आपको वो ला करके दे रहा है, तो अगली बार अगर उसे प्यास लगी है और वो कहता है कि पानी लाओ, तो उसके लिए भी पानी आना चाहिए। तो उसके अंदर जो नैतिकता का विकास होगा वो अच्छा होगा। अगर नहीं लेकर के आते हैं तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक ईगो आ जाएगा, नहीं अब मैं अगली बार से वो नहीं लाऊंगा क्योंकि इन्होंने मेरे लिए नहीं किया। ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें नैतिकता का विकास होता है। अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो उसमें नैतिकता का विकास अच्छे से होता है, अगर उसका सपोर्ट नहीं करते, उसका अपोज करने लगते हैं, तो उसमें नैतिकता का विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। आगे है, इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है, या या चोरी करने से होता है, तो वह काम करता है, इसे अनैतिक नहीं समझता। तो वह यह काम करता जरूर है, वह उसे अनैतिक नहीं समझता। कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी नज़र में कोई कार्य ऐसा है जो कि समाज की नज़र में तो गलत है, झूठ बोलना, चोरी करना समाज की नज़र में गलत हो सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने लिए उसको गलत नहीं मान सकता। वो ये मानता है कि गलत वो है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली अवस्था में चलते हैं। परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल पीरियड। कन्वेंशनल पीरियड में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। दोस्तों इस अवस्था में भी, जैसे कन्वेंशनल पीरियड में, सॉरी प्री कन्वेंशनल पीरियड में क्या था, उसमें माँ बाप ने कुछ एक दबाव नहीं डाला, उन्होंने बस बताया कि बेटा इनका पैर छू लो, तो बेटा चला गया पैर छूने, अगर छूने चला गया तो उसको रिवार्ड मिल गया, अरे देखो मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी, कितना अच्छा है। तो उस समय जो व्यवहार वो कर रहा था डर के कारण कर रहा था, डर के कारण कर रहा था, और डर के कारण ही उसमें नैतिकता का विकास हो रहा था। और इस अवस्था में कन्वेंशनल में क्या होगा, माता पिता दबाव डालेंगे, माता पिता एक दायरा बना देंगे कि देखो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये हैं, ये माँ हैं, बुआ हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सबके बारे में वो बता देगा। जब वो सभी के बारे में माँ बाप उसको बता देते हैं तो वो उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलता है, वो इधर उधर कुछ भी नहीं सोचता है। तर्क तो प्री कन्वेंशनल में भी नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा लास्ट की जो स्टेज होती है परंपरागत अवस्था की, जो यानी 8 से 9 साल में, यानी जब और थोड़ा आगे बढ़ता है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का तर्क इसमें करने लगता है कि नहीं ये मुझे करना चाहिए। ठीक है, और इसमें दो और अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। प्रशंसा की अवस्था
और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था में क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है। दंड वाला वो है, कंफ्यूज नहीं होना है। दंड के डर से जब वो जो कार्य कर रहा है वो प्री कन्वेंशनल में होगा, और प्रशंसा केवल एप्रिसिएशन के लिए जो कार्य करेगा वो आपका कन्वेंशनल में हो जाएगा। इस अवस्था में जो बच्चा जो भी कार्य करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। ओके, उस व्यवहार को ही वह नैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश में निर्धारित किया जाता है। यानी इसमें क्या है, टोटली जो है जो भी व्यवहार बच्चा करता है उससे उसको केवल एप्रिसिएशन चाहिए होता है कि वो ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जिससे उसका लोग तारीफ करें, और वो तारीफ में बधे रह करके ही उसके अंदर जो नैतिकता का विकास होता है। यानी अगर उसको कहा जाए कि तुम ठीक है बेटा खाना खा लो, तो खाना वो खाएगा, वो खाना खाएगा, लेकिन खाना खाने का तरीका अगर आपने उसको एक बार बता दिया कि बेटा ऐसे पालथी मार करके यहाँ चटाई बिछा लो, यहाँ इस पर बैठ जाओ, इसके बाद खाओ, अच्छे से खाओ, तो वो अच्छे से खाने का और अच्छे से खाने का प्रयास करेगा और अच्छे से दिखा दिखा के खाने का प्रयास करेगा। देखो मम्मी हमने बहुत अच्छे से खा रहे हैं ना, देखो आज हमने कुछ नहीं गिराया। खाने के बाद वो ये कहेगा देखो आज हमने कुछ नहीं गिराया, देखो आज हमने बर्तन सही से रख दिए। बार बार वो बताएगा। क्यों बताता है? क्योंकि उसको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। अगर उसने सही, वास्तव में उसने सही कार्य किया और आपने कहा शाबाश बेटा आप आज आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको क्या लगेगा कि देखो मेरी मम्मी को अच्छा लग रहा है, मेरे पापा को अच्छा लग रहा है, तो उसमें एक नैतिकता का विकास होने लगेगा, वो एक ऑरा बन जाएगा उसके आसपास। ओके, इसमें नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या होता है, उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। यानी इस अवस्था में जो समाज की बनी बनाई मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, नियम हैं, उनका वह पालन करने का प्रयास करता है, और वो ऐसा ही वो इस तरीके से पालन करता है कि जो भी माँ बाप ने बताया है, जो बड़े बुजुर्गों ने बताया, जो समाज ने बताया है कि बेटा ये कार्य समाज के प्रति अच्छा है, ये लोगों के लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तो वो उन्हीं व्यवहार को करना उचित समझता है। या उसके उसके अंदर जो नैतिकता का विकास होता है वो समाज को भी ध्यान में रख करके होने लगता है इस अवस्था में आते आते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर परंपरागत अवस्था, ये पोस्ट कन्वेंशनल जो पीरियड होता है, इस पीरियड को भी दो भागों में बांटा गया। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल वाले में क्या होगा, प्री कन्वेंशनल में क्या था कि माँ बाप ने डायरेक्शन दिया लेकिन दबाव नहीं बनाया, और दूसरे वाले में क्या था, डायरेक्शन दिया और दबाव बना करके उसको सिखाने का प्रयास भी किया। तीसरे वाले में क्या किया करेगा बच्चा कि वो कुछ नहीं ना, आप जो कह रहे हो वहाँ पे तर्क करने लगेगा, नहीं आप जो कह रहे हो वो पूर्णतः सही हो ही नहीं सकता, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होगी। जैसे लव मैरिज, बाल विवाह, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो उसके सामने, बाबाओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान के सामने सर झुकाना चाहिए कि नहीं झुकाना चाहिए। पहली बार जो प्री कन्वेंशनल में होगा, माँ बाप को देख करके वो भी झुकाने लगेगा। पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा, माँ बाप कहेंगे देखो भगवान जी हैं, पैर छुओ, अच्छा है, वो करने लगेगा। लेकिन जब ये पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा, तो पोस्ट कन्वेंशनल में वो सीधा कहेगा ना, अगर मेरे हिसाब से ये सही है तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा इसको। यहाँ पे तर्क करने लगता है। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सामाजिक समझौते की अवस्था, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है।
अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है, परंतु यह इस अवस्था में यह समझा जाता है, परंतु वह इस अवस्था में समझता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। यानी यहाँ पर जो भी पहले का नियम है, कानून है, जो मूल्य मान्यताएं बनी हुई हैं, उनको वो क्या करेगा, उनका डायरेक्ट विरोध तो करेगा, लेकिन वो विरोध एकदम अकेले खड़ा नहीं होगा, उसके पीछे भी समाज के कई लोगों को ले लेगा और अपनी बातों के साथ अपनी धीरे धीरे उसको चेंज करने का प्रयास करेगा। जैसे कहेगा कि नहीं, अरेंज मैरिज ठीक नहीं है, लव मैरिज अच्छी है, या फिर वो ये कहे कि नहीं, हमें जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हम ये कहें कि चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब वो क्या कहेगा, अगर चोरी करना पाप है, ये समाज ने पहले से बना रखा है, अब चोरी करना पाप है, वो चाहता है कि चोरी करना पुण्य होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, वो स्वयं अकेले नहीं होगा, वो आगे आएगा और 10 20 50 लोगों को इकट्ठा करेगा, इसके बाद धीरे धीरे चेंज लाने का प्रयास करेगा और चोरी को पुण्य की तरफ बदलने का प्रयास करेगा। इवन मीन्स ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो तर्क करना शुरू कर देता है, वो अपने हिसाब से वो निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी हिसाब से उसमें नैतिकता का विकास होता है। इसके बाद सेकंड इसमें का होता है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसमें क्या होगा, इसे इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को जो है विवेक की अवस्था कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल पीरियड कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति को के अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। हमने क्या बताया कि आपको सिर्फ इतना अपने माइंड में रखना है कि प्री कन्वेंशनल में वो माता पिता की द्वारा बताए गए राह पर चलने लगता है डर के कारण, या फिर माता पिता को करते हुए देखता है तो इमिटेट कर लेता है, अनुकरण करके वो सीख लेता है, उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है। और इसमें जब आता है कन्वेंशनल पीरियड में, तो कन्वेंशनल में आकर के माँ बाप उस पर दबाव बना करके करते हैं कि ये करना उचित है, ये अनुचित है, ये सही है, ये गलत है, ये बड़ा है, ये छोटा है, जो भी माँ बाप बड़े बुजुर्ग समझाते हैं वो उन्हीं के हिसाब से चलने लगता है। पोस्ट कन्वेंशनल में आते आते वो विरोध नहीं, तर्क करना शुरू कर देता है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं आपके हिसाब से भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा और भी चेंज होना चाहिए था, सामाजिक समझौते वाले में। फिर जब सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था आ जाएगी तो इसमें टोटली वो तर्क करेगा, इंटेलेक्चुअल, उसमें जो बुद्धि का विकास होगा वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बन जाएगा इसमें आते आते, और अपने हिसाब से मान्यताओं को, मूल्यों को समझने का, तोड़ने का और उसको उसको अपने साथ रखने का प्रयास करना शुरू कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। इसके पहले हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यह वीडियो किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें और आगे वीडियो को देखें। इसी के साथ साथ हमारा जो प्रयास है उसको आगे भी बढ़ाते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।